हेलो बच्चों, मैं श्वेता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा संचालित इस ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे प्रोफेसर्स द्वारा प्रोवाइड आपको लेक्चर्स समय समय पर मिलते रहें जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि निर्देशन में विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मतलब जब कोई भी निर्देशन प्रदान किया जाता है तो बिना निरीक्षण के हम नहीं कह सकते हैं कि वह हम उसमें सफल हुए हैं या नहीं, या सफल हुए तो किस सीमा तक सफल हुए हैं, या असफलता का कारण क्या है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए निरीक्षण बहुत ज़रूरी होता है। तो निर्देशन के क्षेत्र में जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, पहले इस पर बात की जाए कि ये परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह उसका लास्ट में जजमेंट होता है, एक निर्णय लिया जाता है उस पर कि हम उस कार्य में कितना सफल हुए हैं। मतलब कि जब तक हम फाइनली एक निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने उस कार्य में सफलता अर्जित की या नहीं की। यदि हमें सफलता मिली तो वह किस सीमा तक मिली, और यदि हम असफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, उन कारणों के बारे में कैसे जानेंगे। इन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसी भी चीज़ का परीक्षण अनिवार्य है। परीक्षण जिसके आधार पर हम उस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, उस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमें आगे और क्या प्रयास करना है जिससे हमारा बेहतर हो सके, और किन प्रयासों को करने से हमें बचना है जिससे हमारे समय की बचत हो सके, उन भूलों को हम दोहराएं ना, और हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कम समय में हमें और अधिक परिणाम मिल सकते हैं। हमने किन चीज़ों में गलतियाँ की, किन चीज़ों से हमें सफलता मिली है। इन सारी बातों के अध्ययन के लिए परीक्षण अनिवार्य है। परीक्षण के द्वारा हम समस्या लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किए हैं ये जान पाते हैं, उसमें हमें क्या क्या बाधाएं आई हैं उन पर बात की जा सकती है, उन बाधाओं को कैसे दूर किया गया इस पर बात की जाती है, या हमें और उन समस्या से जुड़ी हुई कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन बातों पे ध्यान हमारा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं, ऐसे बहुत सारे पक्ष हमारे सामने आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका परीक्षण हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या साबित हुआ, हमारे सामने क्या रिजल्ट आया। ये तो हो गई बात कि निर्देशन में परीक्षण क्यों आवश्यक है। परीक्षण यदि ना किया जाए तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह उचित है, उचित ढंग से कर रहे हैं, जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो सही है, हमारी समय सीमा के अंतर्गत हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम बस भटकते रह जाएंगे, कई सारे मार्ग रहेंगे, लेकिन हमें उनमें से किस पे चलना है, किस पर कितनी दूर चलना है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, इन सब चीज़ों से हम फिर बच जाएंगे या पीछे रह जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य आगे बढ़ने के लिए, समस्या के समाधान के लिए, विकास के लिए किया जाता है, तो इस विकास को जानने के लिए परीक्षण अति अनिवार्य क्रिया है। अब हमारे निर्देशन के क्षेत्र में ले लीजिए, निर्देशन के क्षेत्र में भी परीक्षण आवश्यक है, लेकिन ये परीक्षण होना कैसे चाहिए। मतलब हम कैसे कहेंगे कि ये परीक्षण सही है, या सही ढंग से कार्य किया गया है, या उचित मूल्यांकन हुआ है इसमें। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम परीक्षण के कुछ विशेषताएं बताएंगे या हम जानेंगे, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन आधार पर किया गया परीक्षण पूर्णतः सही होता है या सही सत्य साबित होता है। वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। पहला है विभेदीकरण करना। विभेदीकरण करना का अर्थ होता है कि ऐसे निर्देशन के द्वारा या ऐसे परीक्षण के द्वारा
निर्देशन में से परीक्षण के द्वारा छात्रों के बीच विभेद किया जा सकता है। अर्थात कि जब कभी कभी परीक्षण के लिए या निर्देशन देने के लिए हमें छात्रों को समूहों में बांटना पड़ता है, तो उन समूहों में छात्रों के चयन के लिए यह आवश्यक है। समूहों के लिए छात्रों के चयन परीक्षण की विविधीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। तो यदि हमारे परीक्षण में यह गुण नहीं होगा, विविधीकरण की करने का गुण हमारे अंदर नहीं प्राप्त हो सकता है, तो वह परीक्षण सही नहीं माना जाएगा। अगली बात, व्यापकता। परीक्षण शुरू से लेके अंत तक हर पक्ष का होना चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक हर क्षेत्र का होना चाहिए। बाहर से लेके भीतर तक हर अंग का होना चाहिए। मतलब परीक्षण में व्यापकता होनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से उसका परीक्षण करके हम सही रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अगली बात, विश्वसनीयता। परीक्षण में विश्वसनीयता अनिवार्य है। यदि हमने उसके बीच में अपना स्वार्थ ला दिया, अपने संबंधों को लेके हम उसमें कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि अच्छे परीक्षण के भीतर यह गुण होना अनिवार्य है। अगली बात आती है वस्तुनिष्ठता। परीक्षण के अंदर वस्तुनिष्ठता का गुण होना अनिवार्य है, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। अगली बात, वैधता होनी चाहिए उसमें, अर्थात वह पूरी तरह वैध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक पक्ष को लेके हम अपनी बात रख दें, अपना निर्णय सुना दें, यह गलत बात है। यह निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए। वो एक निश्चित नियम, निश्चित उसका कहा जाए एक सिद्धांत पे कार्य करने वाला होना चाहिए। मेरी कोई बातें नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसा सुना था इसलिए हमने ये निर्णय सुना दिया। उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क, कोई मनोवैज्ञानिक पक्ष अवश्य कार्य करना चाहिए। अगली बात, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। किसी भी परीक्षण की भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसका कोई दो अर्थ ना निकले। जो भी बात कही जाए साफ शब्दों में कही जाए, उसका सही अर्थ एक ही बात में निकल आए। अगली बात, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। परीक्षण किस चीज़ का होना चाहिए? परीक्षण जिस भी चीज़ का हो उसकी कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य होनी चाहिए। अगली बात कि इसे लागू करने में सरलता होनी चाहिए। भाई परीक्षण करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम कैसे लागू करें, ये भी तो अनिवार्य विषय है। हमने बहुत रिजल्ट बना के रख ही लिया और अगले हम प्रयास में उसको अपना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम नहीं विकसित कर पा रहे हैं, तो उस परीक्षण का जो रिजल्ट निकला उसका हमारे को सामने कोई सार्थकता नहीं सिद्ध होती है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि परीक्षण के बाद उसको कैसे लागू किया जाए, इसमें सरलता होनी चाहिए। उसके ऐसे नियम होने चाहिए जो सरलता से अपनाए जा सकें। दूसरी बात कि उसको अंगीकरण में सरलता होनी चाहिए। मतलब जो भी रिजल्ट निकला है उसको हम सरलता से कैसे अपनाएं, यह भी आवश्यक है। उसको अपनाने में कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पहली घबराहट आ जाती है मन में कि इतना मुश्किल काम है ये, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये बदलाव हम समझते हैं कि संभव किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। तो ये तो बातें हुई कि एक अच्छा परीक्षण कैसे होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब बात अभी तक हुई कि परीक्षण कहते किसे हैं और परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अगली बात पे हम बात करते हैं कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में या हमारे समाज में शैक्षिक विषयों को लेके या हमारे व्यक्तित्व को लेके समाज से संबंधित जुड़ी हुई, मतलब जिस जिस क्षेत्र में परीक्षण होता है वह किन किन प्रकार का होता है। मतलब परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं हम कह सकते हैं, है ना। किन किन रूपों में परीक्षण किया जा सकता है? पहला है बुद्धि परीक्षण, अर्थात हर व्यक्ति का बुद्धि का स्तर भिन्न भिन्न होता है। उस स्तर को जानने के लिए जिस प्रकार का परीक्षण किया जाएगा उसी को बुद्धि परीक्षण कहेंगे। फिर रुचि परीक्षण, आपके अंदर किस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट है, किन विषयों को लेकर इंटरेस्ट है, उस पर बात करेंगे। फिर अभिरुचि परीक्षण, आपके भीतर कौन कौन से गुण और अर्जित हो सकते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और सृजनशीलता परीक्षण। इन सब विषयों पे हम विस्तार से अगली वीडियो में बात ज़रूर करेंगे आपसे। आज हम सिर्फ बात करते हैं बुद्धि के बारे में
कि बुद्धि परीक्षण क्यों ज़रूरी है या क्यों आवश्यक है और ये बुद्धि है क्या। चलिए बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बुद्धि एक बहुत ही विवादास्पद विषय माना जाता है कि हम ये कह दें कि किसी एक शब्द में, किसी एक भाषा में इसको बताया जा सके, इसका व्याख्यान किया जा सके, तो यह संभव नहीं है। बुद्धि के बारे में कहा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि का स्तर अलग अलग है, सोचने की क्षमता अलग अलग है, ग्रहण करने की क्षमता, उसको बनाए रखने की क्षमता अलग अलग स्तर पे कार्य करती है। मतलब हर व्यक्ति का IQ लेवल अलग होता है। तो जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसका बौद्धिक स्तर कितना है, हम लाख उसको ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें, हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो शैक्षिक रूप से किसी भी बालक को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए उसके बुद्धि का परीक्षण अनिवार्य होता है। उसके बुद्धि के परीक्षण को करने के बाद हम जब रिजल्ट पर पहुंचते हैं, परिणाम पहुंचते हैं, परिणाम हमें बताता है कि इसका बौद्धिक स्तर किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और फिर हम अपने शैक्षिक प्रयासों को उस क्षेत्र के अनुरूप बालक को प्रदान करते हैं ताकि वह सीमित समय के अंदर या जो उसका ग्रहण करने की क्षमता है उस समय के अंदर बेहतर से बेहतर अपने आप को वह अपना प्रदर्शन कर सके, अपनी चीज़ों को सीख सके, अपने को आगे बढ़ा सके, अपना शैक्षिक और भौतिक विकास कर सके। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बुद्धि का परीक्षण अनिवार्य माना जाता है। ये तो बात हो गई कि बुद्धि के परीक्षण की बात, लेकिन पहले बात कर लें कि बुद्धि है क्या। बुद्धि परीक्षण की बात तो की जा रही है, ये बुद्धि है क्या जिसके परीक्षण की बात कही जा रही है। तो बुद्धि के बारे में बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने बुद्धि के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इनमें से एक प्रमुख परिभाषा है बकिंघम जी की, जिन्होंने कहा कि बुद्धि अधिगम की योग्यता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं वह जिसके कारण सीखते हैं, वो योग्यता आपके अंदर जिसके कारण विद्यमान है या आप वो गुण आपके अंदर आ रहा है, वह बुद्धि है। मतलब आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो आप अधिगम की क्रिया नहीं कर सकते हैं, आप सीखने का कार्य नहीं कर सकते हैं। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी बात हो गई टरमैन जी के अनुसार कि बुद्धि अमूर्त रूप से चिंतन करने की योग्यता है, अर्थात चिंतन, मनन, अध्ययन, अधिगम ये सारे बौद्धिक विषय माने जाते हैं। तो अमूर्त रूप से चिंतन करने की मतलब यदि कोई चीज़ हमारे सामने नहीं भी है और अगर हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसका चित्र बना ले रहे हैं, उसके बारे में सोच के अपनी बातों को प्रकट कर ले रहे हैं, अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि बुद्धि विद्यमान है। ऐसे ही अनेक विद्वानों की परिभाषा है जिन्होंने बताया कि बुद्धि सीखने की क्रिया है। बुद्धि अर्जित गुणों को अपनाने के साथ साथ उन्हें कैसे प्रकट करना है, इसकी क्रिया है। बुद्धि के द्वारा हम समायोजन करने की योग्यता विकसित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सारी परिभाषाओं का सार अगर हम निकालते हैं तो हम इस पक्ष पे पहुंचेंगे कि बुद्धि ऐसा तत्व है जिसके द्वारा व्यक्ति सोच सकता है, मतलब अमूर्त चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, अपनी समस्या का हल खोज सकता है, समायोजन करने का गुण उसके अंदर आ सकता है, अधिगम करने की क्षमता उसके अंदर आ सकती है। इन सारे गुणों की विशेषता के साथ हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि कोई एक परिभाषा जो बुद्धि को पूरी तरह से सही सिद्ध कर दे, ऐसी परिभाषा कोई नहीं मानी जाएगी। इसको आगे बढ़ाते हुए बात बताते हैं कि बुद्धि के बारे में, बुद्धि की संरचना के बारे में, स्वरूप के बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक बातें कही हैं, अनेक अपने विचार रखे हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि कुछ ने कहा कि बुद्धि एक तत्व है, किसी ने कहा बुद्धि का स्वरूप दो तत्वों से बना हुआ है,
बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि में बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर बने हुए हैं जिन बुद्धि की संरचना हुई है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं जिनको हम शॉर्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। पहली बात आती है कि बुद्धि के स्वरूप की। तो बुद्धि के स्वरूप की बात की जाए कि बुद्धि की संरचना है क्या और किस ढंग से कार्य करती है, इस पर बात करें तो सबसे पहले बिने, टर्मन और स्टर्न ने बताया कि बुद्धि एक तत्व से बनी हुई है। अर्थात बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत जो है वह बिने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने दिया, जिन्होंने बताया कि बुद्धि एक रूप से कार्य करती है, एक अंग के रूप में कार्य करती है। दूसरी स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, बुद्धि के दो तत्व होते हैं, मतलब बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, जिन्होंने बताया द्विकारक कौन कौन से हैं। कि द्विकारक इन्होंने बताया कि एक होता है सामान्य बुद्धि, दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि। मतलब कुछ गुण होते हैं जो सामान्य रूप से कार्य करते हैं और कुछ जिन्हें विशेष रूप से हम अर्जित करते हैं या अधिगम करते हैं या सीखते हैं। मतलब जिसे हम कहेंगे कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में अगर की जाए बात तो मतलब ये विशेष रूप से कुछ लोगों में विशेष गुण होते हैं जो समाज में अपना एक अलग ही स्थान बना के चलते हैं। तो स्पीयरमैन कहते हैं कि वो अलग स्थान इसलिए बना पाते हैं, वो समाज के लिए अलग कार्य इसलिए कर पाते हैं या अपने जीवन में अधिक सफल इसलिए हो पाते हैं कि उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। और जनरल फैक्टर की बात की जाए तो जनरल फैक्टर से संबंधित होता है कि सामान्य गुण जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से कार्य करता है। ये स्पीयरमैन जी का द्विकारक का सिद्धांत था। तीसरा, थॉर्नडाइक ने कहा, इन्होंने और आगे की बात कही कि बुद्धि ना तो एक कारक है और ना ही द्विकारक है, बुद्धि बहुकारक सिद्धांत होता है। अर्थात कि बुद्धि में छोटे छोटे ऐसे अनेक अणुओं का संग्रह है वो, जिसके आधार पर उसकी संरचना हुई है। वो सिर्फ एक रूप से कार्य नहीं करता है, या दो तत्वों को मिला के बुद्धि की संरचना नहीं होती है। अगली बात कही है थर्स्टन ने, इनका बहुकारक का सिद्धांत था। कहते हैं कि इन्होंने बताया कि इस बहुकारक में 8 प्रकार के योग्यताएं बुद्धि के अंदर पाई जाती हैं। इनके बारे में विस्तार से आप मनोविज्ञान के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगली बात है, फिलिप और बर्नन ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बुद्धि में एक क्रम विकसित किया था कि इन क्रमों से होकर बुद्धि विचार करती है या अपनी बातों को व्यक्त करती है या अपनी बातों को समझती है। फिर बात आती है थॉमसन की। थॉमसन ने न्याय दर्श का सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति जो है वह मानसिक योग्यता का एक भंडार है। वह इस मानसिक योग्यता का प्रयोग कैसे करता है यह उस पर डिपेंड करता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजने के योग्य है। अगली बात, गिलफोर्ड महोदय ने संक्रिया उत्पत्ति सिद्धांत की बात कही, जिन्होंने कहा कि मानसिक योग्यता जो है उसके 3 पहलू होते हैं। वो 3 पहलू कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, उत्पत्ति, विषय वस्तु, उत्पत्ति और उसकी योग्यता। इन चीज़ों के आधार पर इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वह मानसिक योग्यता का एक समुच्चय कहा जाएगा। मतलब ये मानसिक योग्यता सबके अंदर होती है, लेकिन किसके अंदर किस सीमा तक है ये बात मुख्य होती है कि किन रूपों में हम कहेंगे कि यह इसके अंदर अधिक है या इसके अंदर कम है। इन सारी बातों पर बात होगी। ठीक, बातें खत्म हो चुकी हैं। ये बातें हुई कि बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि कहते किसे हैं। अगर साधारण भाषा में हम ये चीज़ कहें कि मनुष्य, क्या बुद्धि सिर्फ मनुष्य के अंदर है? नहीं भाई, जानवर के अंदर भी बुद्धि होती है। उन्हें कब कहाँ कैसा व्यवहार करना उन्हें पता होता है। हमारे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है उन्हें पता होता है। पक्षियों के अंदर भी बुद्धि होती है, बिना बुद्धि के तो कोई नहीं चल रहा है। लेकिन मनुष्य का बौद्धिक स्तर जो होता है वह सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि के साथ साथ
उसमें जो संवेग होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं, जो उनके विचार होते हैं और विचार अभिव्यक्ति की जो क्षमता उनके पास होती है वह किसी के पास नहीं होती है। इसलिए बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, जिसका परीक्षण करके ही हम ये जान सकते हैं कि बालक का बौद्धिक स्तर क्या है, इसे किस स्तर का ज्ञान हमें प्रदान करना है, जिसे अंगीकार करके यह खुद का विकास कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है, समाज में अपना स्थान बना सकता है या समाज के लिए एक उपयोगी प्राणी साबित हो सकता है। कि सारा जो कुछ भी हमारा क्षेत्र है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, सब हमारे बुद्धि से संबंधित है। हमें समाज में समायोजन अगर करना है तो अगर हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं है तो हमें नहीं पता चल सकता है कि हमें किस क्षेत्र में कैसा समायोजन करना है। सॉरी, हमें कैसी धारणा बनानी है किसके प्रति, किसके साथ हमें कैसा उचित अनुचित व्यवहार करना है, यह सब कुछ हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है। किसी भी बालक का बुद्धि परीक्षण करने के बाद यह पता चल सकता है कि उसका बौद्धिक स्तर जो कुछ भी है उसके अनुरूप हम किन प्रविधियों को प्रयोग करें, किन प्रविधियों का उपयोग करके उसके ज्ञान को उसके ग्राह्य योग्य बना सकते हैं। अर्थात कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का परीक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है, जिससे किसी भी बालक का बौद्धिक स्तर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और उस आधार पर उसको कैसा ज्ञान हमें देना है, यह शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशन के क्षेत्र में परीक्षण अनिवार्य है। परीक्षण के आधार पर हम किसी भी परिणाम तक पहुंचते हैं और उन परीक्षणों के अंतर्गत जिन जिन पक्षों को रखा गया है उनमें बौद्धिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात बुद्धि का परीक्षण अति अनिवार्य होता है। आज वर्तमान समय में ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षण बनाए हैं जिनके आधार पर हम बुद्धि के स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अनुरूप हम उन्हें शिक्षा देने की बात सोच सकते हैं, शिक्षा को अधिक सरल बनाया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज निर्देशन के क्षेत्र में ही नहीं, निर्देशन, परामर्श, शैक्षिक स्तर, व्यावसायिक स्तर, सामाजिक स्तर, किसी भी क्षेत्र से बुद्धि का परीक्षण अति अनिवार्य माना जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज ये समाप्त होता है। टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।